नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अब क्वेश्चन करेंगे, अब प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितनी थ्योरी थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है। सेट्स की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेट के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है, जो क्वेश्चंस है, वो करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो हमारी कंसेप्ट को और क्लियर करे, बेहतर करे। तो थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें कम से कम हम 24 से 25 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन विश्वास कीजिए, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको मज़ा आएगा पढ़ के, समझ के भी अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय। इसमें कहा गया भाई बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय। अब बताइए, बुद्धिमान छात्र जो है, क्या आप पता लगा सकते हैं कि कौन बुद्धिमान है? आप अपनी क्लास में जाइए, हम इस क्लास को अपनी क्लास ही मान लेते हैं, हम हमारी क्लास में गए, बताइए आप पहचान सकते हैं कौन बुद्धिमान है या कौन नहीं है? कैसे पता लगेगा? किसी को हिंदी अच्छी आती है, किसी को मैथ्स अच्छी आती है, किसी को मैथ्स का कौन सा टॉपिक अच्छा आता है, किसी को जीवन के बारे में ज़्यादा समझ में आता है, कोई व्यवहारिक अच्छा है। तो ये बुद्धिमान होना कैसे नापा जाता है? कैसे आप, क्या कोई थर्मामीटर है जिसको नाप के आप बता सकते हैं कि ये बुद्धिमान है या ये नहीं है? तो बुद्धिमान होना जो है वो एक सिर्फ शब्द मात्र है, ये पहचानने लायक नहीं है। ये किसी की तारीफ करने के लिए काम आ सकता है। किसी को भी आपने बुद्धिमान कह दिया, वो खुश हो जाएगा, तो खुश कर सकते हो आप, समुच्चय नहीं बना सकते। तो ये सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। ऑप्शन हुआ डी। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, बुद्धिमान आप सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई तो बहुत बुद्धिमान है, बस। समुच्चय नहीं बना सकते, क्योंकि किसको समुच्चय में डालेंगे, किसको नहीं डालेंगे, आप बता दीजिए। समुच्चय में किसको शामिल करेंगे या किसको नहीं करेंगे? तो ये बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बुद्धिमान को नापने का कोई स्केल है नहीं, कोई तरीका है नहीं कि बुद्धिमत्ता को कैसे नापा जाता है। समझ रहे बातों को? बुद्धिमत्ता कैसे नापते हैं? अगर आप कहेंगे कि आईक्यू टेस्ट कर लेंगे, तो बेटा आईक्यू टेस्ट जो है वो आपकी जो एनालिटिक पावर है उसको नापता है। आपके व्यवहार को कोई नाप सकता है? आप कितने ईमानदार, उसको कोई नाप के बता सकता है कि आप ईमानदार कितने? तो बहुत सारे गुण और है जिनको नहीं नापा जा सकता। तो बुद्धिमानी भी एक उन्हीं में से एक चीज़ है। बुद्धिमानी कोई एक चीज़ नहीं है, मैथ्स है या कुछ और है, आपने चेक कर लिया। बहुत सारी चीज़ें और है जो सब मिला के बुद्धिमानी बनाती है, बुद्धिमान बनाती है। तो ये जो शब्द है, ये मात्र एक शब्द है जिसको हम शामिल नहीं कर सकते समुच्चय के तौर पे। तो ये बेकार रहता है, ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि ये सुपरिभाषित ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी दो समुच्चय हैं। ए समुच्चय में 3 अवयव हैं और बी में आपके 6 अवयव हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन में कितने हैं वो नहीं दिए गए। तो हम जानते हैं अपवर्ष्टि अपवर्जन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन हमें कहता है कि ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, ए यूनियन बी में जो अवयव होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है एन ए प्लस एन बी। बेटा इसका मजा लीजिएगा, एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि ए के पास 3 अवयव है, हमें बी का भी पता चल चुका है कि बी में 6 अवयव है। हमें ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ, तो ए इंटरसेक्शन बी को एज इट इज लिख दीजिए। 6 और 3 9 हो गए, ये आ गए 9 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा आप खुद सोच सकते हैं, यहाँ पर आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी में या तो कोई अवयव नहीं होगा, 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, डैश डैश चलता रहेगा ना। तो इसके पास जितने कम एलिमेंट होंगे, जितने कम एलिमेंट इंटरसेक्शन में होंगे, उतने ही ज़्यादा एलिमेंट ए यूनियन बी में आएंगे, क्योंकि ये घट रहा है बेटा, ये माइनस हो रहा है। माइनस हो रहा है तो जितना इसका नंबर बढ़ेगा, अगर 0 आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ 1 आएगा तो यहाँ कितना आएगा 8। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में जितने अवयव आते जाएंगे, ए यूनियन बी में कम होते जाएंगे। तो इसका मतलब ये बताइए कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो जवाब है 9। और 9 होने के लिए आपको ए इंटरसेक्शन बी में न्यूनतम लेने होंगे। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? एक समुच्चय में न्यूनतम अवयव कितने हो सकते हैं? 0, कोई भी ना हो, खाली। खाली समुच्चय जो है वो अवयव की संख्या के हिसाब से सबसे छोटा समुच्चय होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी में जब कोई अवयव नहीं होगा, 0 अवयव होंगे, तब ए यूनियन बी में अधिकतम अवयव होंगे। तो आप अधिकतम अवयव बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते कि ए यूनियन बी में कितने हैं, आप ये बता सकते हैं कि अधिकतम कितने होंगे। अधिकतम अवयवों की संख्या जिसमें ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में अधिकतम अवयवों की संख्या बता सकते हैं, कितनी होगी बेटा? 9। अधिकतम 9 होंगे, अधिकतम। समझ रहे बात को? अधिकतम कितने अवयव हो सकते हैं? 9। चलिए इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं। तो बेटा अब आप यूनियन कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं मतलब आप मिक्स कर रहे हैं। मिक्स कर रहे हैं तो ए यूनियन बी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवयव लाने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवयव कब आएंगे? जब ए के तीनों अवयव अलग हों, बी के 6 के 6 अवयव अलग हो, तो सबके सब मिलके एक साथ आ जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप क्या करते हैं, जब आप ए यूनियन बी करते हैं तो आप ए को भी उसमें डाल लेते हैं
और बी को भी आप उसमें डाल लेते हैं। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि किसी भी अवयव को डबल बार नहीं लिखना। तो अगर ए के सारे अवयव अलग हों बी से और बी के सारे अवयव ए से अलग हों तो ए के भी तीनों यहाँ पहुँच जाएंगे और बी के 6 यहाँ पहुँच जाएंगे, और 3 और 6 मैक्सिमम कितने हो पाएंगे 9। तो ए यूनियन बी में 9 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उस केस में सबसे ज़्यादा एलिमेंट ए यूनियन बी में सबसे ज़्यादा कब होंगे? जब उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, जो ए के पास हो वो बी के पास ना हो, जो बी के पास हो वो ए के पास ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो तो ए भी सारा आ जाएगा, बी भी सारा आ जाएगा, यानी ए यूनियन बी उस समय सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा ए यूनियन बी, जब ए और बी में कुछ भी मेल नहीं खाता होगा, कुछ भी एक भी अवयव कॉमन नहीं होगा, क्योंकि जो भी अवयव कॉमन होगा वो एक बार लिखा जाएगा। बी में भी है ए में भी है लेकिन लिखा एक बार जाएगा, तो उस वजह से उसकी काउंटिंग 2 बार हो सकता था लेकिन एक बार हुआ क्योंकि वो सेम अवयव है। तो काउंटिंग को अधिकतम करने के लिए, गिनती को अधिकतम बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि जो ए के पास हो वो बी के पास ना हो और जो बी के पास हो वो ए के पास ना हो, दोनों के पास अलग अलग अवयव हो, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो ए यूनियन बी में अधिकतम अवयव आएंगे, और कितने आएंगे 9। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ कि ए यूनियन बी में अधिकतम अवयव 9। ये देखिए ये रहा ऑप्शन डी। डी क्या कह रहा है? ए यूनियन बी में अधिकतम अवयव कितने होंगे? 9। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा प्यारा सवाल था, मज़ा आ गया। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं खुल जाता दिमाग। चलिए यहाँ पे एक बार रुकूंगा मैं, थोड़ा सा यहाँ पे रुकना चाहता हूँ कि बताइए कि बेटा इंटरसेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अवयव कितने हो सकते हैं? इंटरसेक्शन में आप मुझे बताइए, इंटरसेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अवयव कितने हो सकते हैं? सोचिए और बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अवयव आ सकते हैं? मैक्सिमम बताना है आपको, अधिकतम बताना है, अधिकतम कितने आ सकते हैं। तो बेटा अधिकतम कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉमन आ सकते हैं? ए के पास 3 है, बी के पास 6 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉमन आ सकते हैं? 3 कॉमन आ सकते हैं। 6 तो कॉमन नहीं आ सकते क्योंकि 6 अवयव बी के पास है, ए के पास तो 6 है ही नहीं, तो कॉमन कहाँ से आएंगे? कॉमन का मतलब होता है दोनों में होना, और दोनों में एक के पास 6 है, दूसरे के पास 3 है, तो 6 कॉमन कैसे आ सकते हैं? हाँ, ए के पास 3 है, बी के पास 6 है, तो 3 कॉमन आ सकते हैं, किसके भी 3 उसके भी 3। जो ए के पास 3 है वही बी के पास हो जाए, वो 3 बी के पास भी हो, तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं? 3। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे? 3। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाने की बारी आ गई। फॉर्मूला बनाते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट ए यूनियन बी में कितने होते हैं? ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम एलिमेंट क्या होते हैं? मिनिमम, न्यूनतम। किसमें? ए में अवयव और बी में अवयव, इन दोनों में से जिसमें भी न्यूनतम अवयव है, इन दोनों में से जिसके पास भी न्यूनतम अवयव जितने हैं उतने ही इंटरसेक्शन में कॉमन आ सकते हैं, क्योंकि कॉमन जो होगा वो न्यूनतम ही आएगा, ये तो आप जानते ही हैं, कॉमन न्यूनतम आएगा। अब 3 और 6 में से 6 तो कॉमन नहीं आ सकता, 3 ही कॉमन आएगा। तो ए और बी में से जो भी न्यूनतम होगा, ए और बी में से जो भी न्यूनतम होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे कम होंगे वो ले लीजिए, वो ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम नंबर होगा, उतने ए इंटरसेक्शन बी में आ सकते हैं। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट आ सकते हैं? जितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉमन हो सकते हैं? दोनों समुच्चय के अंदर जितने अवयव न्यूनतम हो सकते हैं, कम से कम दोनों में जो कॉमन होंगे वही कॉमन आएंगे। क्योंकि देखिए जो समुच्चय छोटा है उतना ही तो कॉमन दे सकता है बेचारा। अब जिसके पास 3 अवयव है वो 3 ही तो कॉमन दे सकता है, 6 कहाँ से कॉमन देगा? तो जो न्यूनतम होगा वही आपका इंटरसेक्शन का मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पकड़ में आई बात। तो ये बड़ी प्यारी चीज़ है, लिख लीजिए बेटा, बड़ी कमाल कीजिए, छोटी छोटी गहराई है, गहराई को पकड़िए। आइए आगे बढ़ते हैं। घात समुच्चय की उप समुच्चय की संख्या, अरे वाह भाई, उप समुच्चय की संख्या भी बना देते हैं सब। उप समुच्चय की संख्या 7, 10, 3 कितने? इस ए समुच्चय में कितने अवयव है? तो ए समुच्चय में भैया 3 अवयव है। 3 अवयव है तो घात समुच्चय पी ए, बना के नहीं दिखाऊंगा मैं क्योंकि पूछा भी नहीं है कि बना के दिखाइए, ये पूछा है कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो एन पी ए मतलब उप समुच्चयों की संख्या निकालनी है आपकी। उप समुच्चय की संख्या होती है 2 की पावर n, यहाँ n 3 है तो ये हो गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बराबर हो गया आपका 8। अब आप यहाँ पे चौंक गए कि सर 8 तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है। सोचा गलती कहाँ हुई है, अब गलती पकड़िए बेटा। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार पिंच करने लिया, क्योंकि क्वेश्चन को सही ढंग से ना पढ़ना कितना बड़ा नुकसान देता है, इसलिए मैंने आपको ये करके दिखाया। देखिए 8 आ रहा कहीं। अब मुझे आप 1 मिनट पॉज लीजिए, रुकिए और बताइए मैंने क्या गलत किया। रुकिए, देखिए गलत करना ज़रूरी है। मैं गलत नहीं करूँगा तो आप लोग बस सही से सब बढ़ाता रहूँगा तो आप गलतियाँ करेंगे। तो बेहतर है कि मैं जब समझाऊँ तो मैं वो छोटी छोटी गलतियाँ करके चलूँ और फिर आपसे पूछूँ कि बताओ मैंने गलती कहाँ की है। मैं गलती करूँ फिर आपसे पूछूँ बताओ बेटा मैंने गलती कहाँ की, और पकड़िए आप उस गलती को। अगर आपने पकड़ लिया इसका मतलब आप सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उसको नहीं पकड़ रहे हैं, बल्कि अपने दिमाग से भी काम ले रहे हैं। बताइए मैंने क्या गलती की। रुकिए 2 सेकंड वीडियो को यहाँ पॉज कर दीजिए, बताइए मैंने क्या गलती की। पकड़ में आ रहा है? क्वेश्चन को पढ़िए। घात समुच्चय के उप समुच्चय की संख्या, कहाँ गलती हुई है? बात समझ आ रही है? कहाँ गलती हुई है?
पकड़ में आएगा। मैंने क्या निकाला है, मैंने निकाला कि घात समुच्चय में कितने अवयव हैं। घात समुच्चय में 8 अवयव है। ये कह रहा है घात समुच्चय के उपसमुच्चय बनाइए। कहानी को पकड़िए, सुनिए ध्यान से। ये कह रहा है पहले तो घात समुच्चय को बनाइए, फिर घात समुच्चय के उपसमुच्चय बनाइए। तो पहले घात समुच्चय में कितने अवयव आए, 8। अब घात समुच्चय में 8 अवयव है, तो इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे, इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे, उपसमुच्चयों की संख्या। समझ में आ रही बेटा बात को। घात समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या। इसने ये नहीं पूछा कि घात समुच्चय में कितने अवयव हैं, इसने पूछा कि घात समुच्चय पहले बनाइए और उसके उपसमुच्चय बनाइए। तो घात ए के घात समुच्चय जो बनेगा उसमें 8 अवयव होंगे, उस 8 अवयव के उपसमुच्चय बनेंगे 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 जो होती है वो होती है 256। अब मिलाइए, आपका आंसर है नहीं है। देखा कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। पढ़ने की एक गलती आपको नेगेटिव मार्किंग में ले जाती। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है बेटा। क्वेश्चन में क्या था, ए 7 10 11 था, 3 अवयव थे। क्वेश्चन ने कहा था पहले घात समुच्चय के उपसमुच्चय, इसके उपसमुच्चय नहीं पूछ रहा, ए के उपसमुच्चय नहीं पूछ रहा आपसे कि ए के उपसमुच्चय बताइए। ये कह रहा है ए के घात समुच्चय के उपसमुच्चय बनाइए, मतलब पहले इस समुच्चय का घात समुच्चय बनाइए, फिर घात समुच्चय बनाकर उसके उपसमुच्चय बनाइए। तो पहले हमने घात समुच्चय बनाया जिसमें 8 अवयव होंगे, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होंगे, क्योंकि घात समुच्चय क्या है, सारे उपसमुच्चयों का समुच्चय। तो ए के सारे उपसमुच्चय बनेंगे 8, तो ए घात समुच्चय में कितने हुए 8, तो 8 को फिर हम उसके उपसमुच्चय बनाएंगे, तो 2 की पावर 8 जो कि 256। कमाल बात, जबरदस्त, मजा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए बहुत मजा आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा वेन आरेख समुच्चय महिलाओं, माताओं और चिकित्सक को दर्शाता है। तो पहले मुझे एक बात बताइए कि हर माता एक महिला होती नहीं होती, हर माता एक महिला होती नहीं होती, है ना। माताओं में महिलाएं नहीं आती, महिलाओं में माताएं आती। हर महिला, समझ रहे बता, हर माता एक महिला होती है, लेकिन हर महिला एक माता होती है कोई गारंटी नहीं है। पकड़िए बात को, हर माता एक महिला है लेकिन हर एक महिला एक माता नहीं है। तो अगर मैं सारी माताओं को इस गोले के अंदर रखूं, सबसे पहले पहले महिलाओं को इस गोले के अंदर रखूं, इसके अंदर है सारी महिलाएं, तो महिलाओं के अंदर से माताएं आएंगी, माताएं अंदर होंगी। सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि जरूरी नहीं है, कई जो महिलाएं हैं वो माताएं, मान लीजिए शादी नहीं की या उनके लड़का या लड़की नहीं हुए, तो वो महिलाएं तो हैं लेकिन माताएं नहीं बनी। तो ऐसी भी हो सकती है जो महिलाएं हैं परंतु माताएं नहीं है, ठीक है ना। तो महिलाओं के अंदर, हाँ महिला होगी तो माता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये चांसेस है, लेकिन हर माता एक महिला होगी। सही है। अब चिकित्सक, क्या हर महिला चिकित्सक होती है, हर माता चिकित्सक होती है? तो जवाब है ना साहब। हो सकता है कुछ माताएं चिकित्सक हो, कुछ माताएं जो माँ भी हों, क्योंकि होते हैं, डॉक्टर माँ ही नहीं होती क्या, और क्या डॉक्टर महिलाएं नहीं होती? तो सवाल है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हर महिला डॉक्टर होती है या हर माता डॉक्टर होती है, नहीं ना। तो डॉक्टर का समुच्चय थोड़ा सा बाहर से निकालते हैं। ये लीजिए, ये है चिकित्सक, ये है चिकित्सक। अब ये देखिए, ये माता जो है ये माता भी है और चिकित्सक भी है, ये भी महिलाएं भी है, चिकित्सक भी है। अब ये महिलाएं नहीं है लेकिन चिकित्सक है, क्योंकि पुरुष हो सकते हैं। ये डॉट 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 ये पुरुष है, समझे बातों को। तो अब यहाँ पे आप सारे चिकित्सक, महिलाएं नहीं होती बेटा, आप जानते हैं पुरुष भी होते हैं महिलाएं भी होती हैं, दोनों प्रकार के चिकित्सक होते हैं। तो बाहर, ये बाहर जो महिलाएं नहीं, जो महिलाओं में डॉक्टर थे वो यहाँ आ गए, जो माताओं में डॉक्टर थे वो यहाँ आ गए। अब ये देखिए, ये माताएं भी है, डॉक्टर भी है, ये महिलाएं भी है। ये जो डॉट है, ये वाले डॉट, ये माताएं नहीं है परंतु महिलाएं हैं, चिकित्सक है। यहाँ पे ये चिकित्सक है परंतु महिलाएं नहीं है। तो ये डायग्राम देखिए बेस्ट डायग्राम होगा इसको दर्शाने का। समझ रहे बातों को, ये डायग्राम इसके लिए बेस्ट है। अब बात करेंगे ये क्यों नहीं, ये तो ये समझा रहा है कि अब ये मान लीजिए ये तो हो गया हमारा, समझिए इस बात को। इस पहले वाले डायग्राम में क्या गलती है, पहले वाले डायग्राम में मान लीजिए ये महिलाओं का है, ये माताओं का है, ये चिकित्सकों का है, तो ये दर्शाता है कि कोई चिकित्सक जो है वो महिला है ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या, कोई चिकित्सक महिला ना हो, ऐसा हो सकता है? तो जवाब है ना भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ये किया है कि ये मान लीजिए महिलाएं हैं, ये माताएं हैं, तो इसका मतलब कुछ माताएं ऐसी है जो महिलाएं है ही नहीं, कुछ माताएं ऐसी है जो महिलाएं हैं नहीं। बताओ बिना महिलाओं की माता कैसे बनी? ये खत्म। ये कह रहा है जो महिलाएं होती है वो माताएं नहीं होती, और चिकित्सक तो बिल्कुल नहीं होती, अलग अलग। चिकित्सक जो होते हैं वो माताएं महिलाओं से अलग होता है, और माताएं जो है वो महिलाओं से अलग होती है। ये हो सकता है?
तो बचा क्या, ये। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, मज़ा आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी मज़ेदार क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये कह रहा है कि ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इनमें कॉमन भी वही है और इनमें यूनियन भी वही है। अब बताइए ऐसी बात कब होती है यार, कॉमन भी वही आ रहा है, कॉमन भी वही आ रहा है, यूनियन भी वही आ रहा है, इसका मतलब दोनों में जो कॉमन आ रहा है वही यूनियन आ रहा है। समझ पा रहे हैं बेटा? तो ये क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया समझ में आएगा कि कहना क्या चाहता है। अब ये देखिए, ये कह रहा है ये ए है, ये बी है, तो ये जो इंटरसेक्शन है एक्चुअली यही यूनियन है, यही तो इंटरसेक्शन है, यही यूनियन है। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि यहाँ कोई एलिमेंट है ही नहीं और यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो जब यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, यही एलिमेंट सारे यहीं आ गए, सारे यहीं आ गए, तो यही ए हुआ, क्योंकि इस गोले का नाम ए भी है। देखिए ये गोला ए में भी आता है और ये जो हिस्सा है ये बी में भी आता है, तो यही फिर ए भी हो गया और यही बी भी हो गया, तो ए और बी इसका मतलब है बराबर है, ए बराबर है बी के। बात समझ रहे हैं? चलिए थोड़ा सा एक बार तसल्ली से रुकते हैं, सांस लेते हैं, समझते हैं बात को। देखिए इसमें कहा गया है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ये होता है। अब ये कह रहा है कि ये यूनियन भी है, तो अगर ये यूनियन है तो ये यूनियन हो गया। इसका मतलब ए के बाहर यहाँ पे कुछ नहीं है, ना यहाँ कुछ है ना यहाँ कुछ है, ये खाली है। खाली है तो इनको हम मिटा सकते हैं, तो मैं इसको मिटा सकता हूँ, ये लीजिए मिटा दिया। अब यही बेटा ए है और यही आपके लिए बी है, दोनों सेम है, तो बताइए आपके लिए क्या आया? आपके लिए यही तो ए आया, यही बी आया, तो ए बराबर है बी। चलिए प्रूफ करके भी देख लेते हैं क्या ये बात सही है। तो अगर ए और बी दोनों बराबर है तो ए का अगर मैं ए के साथ यूनियन निकालूं, बी की जगह ए लिख दूं, तो ए यूनियन ए होता है नहीं होता। अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन निकालूं और बी जो है वो ए के बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन ए कितना होता है, ए। तो बताइए बराबर होगा नहीं होगा, सेम आएगा नहीं आएगा? आएगा। कब? जब दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ एक बात पकड़ने लायक है कि यूनियन, अगर यूनियन इंटरसेक्शन दोनों एक हो तो इसका मतलब वो दोनों समुच्चय भी एक है, ए और बी बराबर है। बराबर नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम है, समान समुच्चय। समान समुच्चय का कंसेप्ट आता है, इसलिए हमारा आंसर सही हुआ बी, तो हमारा ऑप्शन हुआ बी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यार ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि करके जी खुश हो जाता है। पहले मैं इस क्वेश्चन पे एक्स पे बी पे ये जो ए और बी दिया हुआ है पहले इसको बना देता हूँ, फिर हम इसके आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। मज़ा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन। देखिए जितना प्यारा क्वेश्चन मिलेगा ना, देखिए क्वेश्चनों का सम्मान कीजिए, सवालों का सम्मान कीजिए, बढ़िया सवालों का ज़्यादा सम्मान कीजिए, क्योंकि ये बढ़िया सवाल जो है ना वो आपको बहुत सीख देके जाते हैं। एक घटिया सवाल आप 50 निकाल लीजिए, निचले लेवल के आप 50 सवाल निकाल लीजिए, 100 निकाल लीजिए, ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। 3-4 टफ क्वेश्चन निकाल लीजिए, 3-4 जबरदस्त क्वेश्चन निकाल लीजिए भाई, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। 3-4 क्वेश्चनों में 2 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, लेकिन 2-5 दिन लग गए ना भाई, बढ़िया है, वो ज़्यादा बढ़िया है। बजाय आपने 100 क्वेश्चन निकाल लिया, खुश हो गया, अरे भाई मैंने तो 100 निकाल लिया, अब तो आने दे पेपर देख लूंगा, वो 50-60 क्वेश्चन पता चलेगा पेपर में कहीं दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि हल्के हल्के लेवल के क्वेश्चन थे, कहाँ दिखेंगे? घटिया माल कहाँ टिकता है साहब, घटिया माल कहाँ टिकता है? तो यही बात सेम यहाँ है। तो x 4n+1 है, n का मान आपको 5 से छोटा लेना है, और n जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो n का मान 1 2 3 4 5। पहले 1 लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 3 लेंगे तो 12 और 1 13, 4 लेंगे तो 16 और 1 17, और 5 लेंगे तो 5 और 20 और 1 21। ये लीजिए हमारा ए समुच्चय आ गया। फिर है बी समुच्चय। बी समुच्चय है 8 से कम लेना है, 1 से लेकर 8 तक चलना है, तो यह आ जाएगा 3 6 9 12 15 18 21 और लास्ट 24। ये लीजिए ये कंप्लीट हो गया। अब हमसे पूछा ए माइनस बी, देखिए हमको उसको आराम से निकाल सकते हैं, चीज़ सीधा भी निकाल सकते हैं, सीधा भी निकाल सकते हैं। पहले आप ए माइनस बी निकाल लीजिए, ए में से बी को निकालने पर 3 कट जाएगा, है क्या इसमें? 3 है ही नहीं, कटेगा क्या? 21 कटेगा और 9 कटेगा, 21 और 9 गए तो 5 13 और 17 बच गए, 5 13 और 17, ये बच गया ए माइनस बी। अब ए माइनस बी को दोबारा ए में से निकाल दीजिए, तो ए माइनस बी कर देते हैं, ए में से ए माइनस बी को निकाल देते हैं, ये ए रहा, इसमें से ए माइनस बी निकाल दीजिए, तो 5 निकल जाएगा, 13 निकल जाएगा, 17 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? 9 और, ठीक है, 9 और 21। अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन से बाहर एक परे बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जैसे हमेशा कहता हूँ कि एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए क्वेश्चनों को रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन हटाइए, ए समुच्चय हटाइए और बी हटाइए, मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि ए माइनस बी कितना होगा, इसे समुच्चयों की भाषा में ही जवाब दीजिए, बताइए ये क्या होगा। तो आपको सरप्राइज होंगे आप ये जानकर, बिल्कुल आप ये जान के सरप्राइज होंगे कि ए माइनस बी जो होता है वो एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी होता है। बोलिए, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो इसी क्वेश्चन में
टैली कर लेता हूँ आपको। ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो कॉमन होगा। कॉमन क्या क्या आएगा इनके बीच में, देखिए कॉमन इनके बीच में आएगा 9 और 21, 9 और 21, और अभी आपने जो निकाला है उससे मिलान कर लीजिए, कितना आया था 9 और 21, मैच कर रहा है। अच्छा ऐसे क्यों हुआ, इसका जवाब, क्यों का जवाब छुपा हुआ है वेन डायग्राम में। आइए वेन डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए बेटा ए माइनस बी क्या होगा, तो आपका जवाब है ए माइनस बी, ये होगा, ये होगा आपका ए माइनस बी। अब दोबारा इसने क्या कहा है, ए माइनस बी, ए में से ए माइनस बी को निकाल दीजिए। तो ए में से जब ये ए है तो बेटा ये आपका पूरा ए है, ये आपका ए है। अब ए में से आप ए माइनस बी को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। ए में से ए माइनस बी को निकाल देंगे, ये बचेगा नहीं बचेगा बताइए। और ये कौन है, ए इंटरसेक्शन बी है नहीं है। ए में से ए माइनस बी को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी बचेगा नहीं बचेगा। बस यही हम सही कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बचेगा। हो गया। तो यहाँ पे तो वैसे समुच्चय के रूप में आंसर पूछा तो हम दे सकते हैं 9 और 21, लेकिन एक चीज़ और अच्छी सीखने को मिली आपको कि ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक्स इससे बनेगा और वाई इससे बनेगा, और आपको बताना है कि दोनों का यूनियन क्या होगा। ठीक है भाई, अभी बताते हैं। सबसे पहले इनको बनाते हैं। एन का मान 1 रखूँगा तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3, 3 माइनस ये 0 आ जाएगा, 0 आ गया भाई। फिर उसके बाद में एन 1 रखा था मैंने, अब मैं 2 रखूँगा तो ये 16 हो जाएगा, 16 और ये 6 हो जाएगा, 10 10 में ये 9 आ जाएगा। और फिर 2 रखूँगा तो 2 तो रख चुका, 3 रखूँगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 में से 9 गया, 55, 55 में से 1 गया 54, ये डैश 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 इस तरीके से चलेगा। और यहाँ वाई ले लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा 1 रखूँगा, 1 रखते ही ये 0 हो जाएगा, ये 0 आ गया। 2 रखते ही ये 9, 2 रखते ही ये 9 हो जाएगा, 3 रखते ही 18 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। और 27 के 9 चौक 36, 36 के बाद में 45, और फिर 7 रखने पर 9 छिक 54 डैश डैश। तो आप साफ देख पा रहे हैं कि जो भी x के पास है वो y के पास है। तो अगर आप x का और y का यूनियन करेंगे तो x y को कुछ नहीं दे पाएगा। क्यों, क्योंकि x के पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी x के पास है वो ऑलरेडी y के पास ऑलरेडी है। देख लीजिए ये रहा, ये रहा, और 54 ये रहा, और आगे आप भी नंबर देखेंगे वो भी आगे आपको उसमें मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है x जो है y को कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता, x यूनियन y जो है वो y ही वापस आ जाएगा आपको। तो जवाब है भाई y वापस आएगा। और यहाँ पे एक बात लिखवा भी देता हूँ, आपको याद भी होगा, अगर कोई समुच्चय मान लीजिए चाहे वो x ही है, अगर x y का उप समुच्चय है, आपको याद होगा अगर x y का उप समुच्चय है तो x यूनियन y हमेशा y आता है, बड़े वाला समुच्चय आता है, यूनियन हमेशा बड़े वाला आता है, और इंटरसेक्शन हमेशा छोटे वाला आता है। जब कॉमन निकालने की बात आती है तो जो छोटे वाला समुच्चय होता है वो कॉमन आता है, और जब यूनियन निकालने की बात आती है तो जो बड़े वाला होता है वो आता है। तो ये एक नियम है, रूल है, इसको पकड़ लीजिए, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आपके काम आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये है ए इंटरसेक्शन बी डैश। बेटा डैश को पढ़ने में गलती मत कर दीजिएगा, जल्दबाजी में होते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर में होते हैं तो डैश वैश दिखते भी नहीं है जल्दी से, क्योंकि इतने हेजिटेट करते हैं, इतना ज़्यादा नर्वस होते हैं कि भूल जाते हैं चीज़ों को। तो याद रखिए कि ये डैश है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो पहले डैश निकाल के यहाँ पे पूर्ति कर लीजिए, ये आपके पास है ही। और ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया ताकि आपको याद रहे कि भाई ये डैश वैश जो है ये छोटे छोटे हैं, दिखने में छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कहीं भूल ना जाना। u माइनस बी, यू में से b को निकाल दीजिए, ये u रहा, इसमें से b गया, 6 7 को आप निकाल देंगे तो ये बचेगा 1 2 3 4 5, 6 7 को छोड़ दीजिए तो 8 9, और ये आपके पास 10, 1 2 3 4 5, 6 7 छोड़ दिया, 8 9 10 हो गया। अब a को आपको b के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, तो a इंटरसेक्शन b डैश। अब दोनों इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन निकालेंगे। कॉमन भाई एक तो 1 है दोनों के बीच में, एक 2 है और एक 5 है, पूरा a ही समझ लीजिए, पूरा a ही कॉमन आ गया। ठीक है, तो वापस से आपका a आ गया, तो जवाब है भाई a वापस आएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये तो कोई ज़्यादा इतना नहीं था, लेकिन बस इसमें एक ही चीज़ जो थी वो थी डैश। अब बेटा आपको लग रहा होगा यहाँ पे तो कि ये क्या क्वेश्चन था, सिंपल था, लेकिन याद रखिए एग्जाम में यही गलतियाँ होती है, एग्जाम में यही होते हैं, डैश वैश दिखते ही नहीं है, गायब हो जाते हैं ऊपर के ऊपर ही, फिर बाहर निकलते हैं वो सब दिखने लग जाते हैं जो पेपर के अंदर नहीं दिख रहे थे, पेपर के अंदर नहीं दिख रहे थे। किसी ने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाया था कि जो राज्य वृक्ष है
वो राज्य पुष्प नज़र आता है जब आप कंपटीशन में बैठे होते हैं, जब सेंटर के अंदर बैठे होते हैं तो ये नज़र आता है। जब राष्ट्रीय पशु पूछा जाता है, राष्ट्रीय पक्षी नज़र आने लग जाता है। इतनी छोटी छोटी गलतियां जो होती है वो समय स्किप हो जाती है आंखों के आगे से, आंखों के आगे होने के बावजूद भी हमें वो नज़र नहीं आते, और बाहर आते वो सब दिखने लग जाते हैं, और इतनी तेज़ी से दिखने लग जाते हैं कि जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं दिख रहे थे वो एग्ज़ाम से गेट के बाहर आते दिखने लग जाते हैं। तो ये असर जो है ये एग्ज़ाम फोबिया है, एग्ज़ाम के अंदर ऐसा होता है, तो ध्यान रखिएगा, छोटे मोटे डैश मत भूल जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन, अरे यार मेरा फेवरेट क्वेश्चन डाले हैं। तो यू के पास 700 क्वेश्चन है, जो आपका पूरा यूनिवर्सल सेट है उसके पास 700 व्यक्ति मान लीजिए। ए के पास 200 व्यक्ति है, बी के पास 300 व्यक्ति है, ए इंटरसेक्शन बी के पास 100 व्यक्ति है। तो हम यूनियन तो यही निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो बताइए ए यूनियन बी के पास कितने हैं। तो भाई ए यूनियन बी के पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन अपवर्जन सिद्धांत से आप निकाल लेंगे। ये यूँ कहिए सीधे, इतना बड़ा बड़ा नाम क्यों बोले, सीधा फार्मूले से निकाल लेंगे। एन ए आपके पास है 200, एन बी आपके पास है 300, इंटरसेक्शन आपके पास है 100, 500 में से 100 गया, ये आपके पास आ गया 400। तो ये लीजिए ए यूनियन बी की संख्या अब आपके पास है कि ए यूनियन बी में कितने हैं। अब ए यूनियन बी में आ गया, अब हमें ये निकालना है। ये पूछ रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में कितने हैं। तो रुकिए एक बार, रुकिए, ठहरिए, क्योंकि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है निकालने का, लेकिन हमें एक डी मॉर्गन लॉ याद आता है जो कहता है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है ए यूनियन बी का डैश। इसे कहते हैं डी मॉर्गन थ्योरम, जो आज हमें बचाएगी, डी मॉर्गन प्रमेय। इसका मतलब है कि ये जब दोनों बराबर है तो इनमें अवयवों की संख्या भी बराबर होगी, जितने अवयव इसमें होंगे उतने इसमें होंगे। तो इसमें अवयव निकालें, इससे अच्छा इसमें निकाल लें, बात तो एक ही है तो दोनों बराबर ही। तो जब दोनों बराबर ही है तो मैं नहीं निकाल सकता, तो मैं ये निकाल लूँगा। तो मैं निकालूंगा ए यूनियन बी के डैश में अवयवों की संख्या, ये निकालने वाला हूँ। और डैश में अवयवों की संख्या जब आपको निकालनी हो तो आपको क्या करना पड़ता है कि यू में कितने अवयव हैं, उसमें से जो आपका समुच्चय था उसमें कितने अवयव है उसको घटा दीजिए। डैश डैश जब भी निकालना बेटा, जब भी डैश में अवयव की संख्या निकालनी हो तो वो जो समुच्चय है, जिस समुच्चय का वो डैश है, उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस ही तो करते हैं आप, याद कीजिए। ए का डैश कैसे निकलता है, आप कहेंगे ए का डैश ऐसे निकलता है, यू माइनस ए निकलता है ना, ए का डैश यू माइनस ए करके निकलना है। अगर ए के डैश में आपसे अवयव पूछे जाएं तो आप कैसे करेंगे, तो ए के डैश में जब भी अवयव पूछे जाएं तो यू में कितने अवयव हैं माइनस ए में कितने अवयव हैं। क्यों, क्योंकि आप करेंगे क्या, यही तो करेंगे ना। ए के डैश आप कैसे निकालेंगे, यू में से ए को निकाल देंगे, ए को माइनस कर देंगे, अपने आप ही ए डैश बच जाएगा। तो ए डैश में ए यूनियन बी का डैश में अवयव चाहिए, तो ए यूनियन बी के डैश में कितने होंगे, जितने यू में माइनस ए यूनियन बी में। एन यू कितना दिया हुआ है 700, और ये भी आपने कितना निकाला 400। तो 700 में से 400 गए, कितने बचे 300। तो कितने अवयव होंगे 300, तो जवाब है भाई 300, और आपका जवाब है ये रहा सी। आया मज़ा। तो उम्मीद करता हूँ एक नई बात और सीखने को मिली होगी, और डी मॉर्गन थ्योरम का कैसे इतना अच्छा इस्तेमाल हमने किया है ये देखिए। देखिए जितने अच्छे सवाल करेंगे, जितने बढ़िया सवाल करेंगे, ये घूम फिर के पेपर में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे पहले कहा था लेक्चर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, घबराइए मत, सीख के ही जाएंगे आप यहाँ से। आइए आगे बात करते हैं। इनमें से कौन सी बात सत्य है, सत्य का मतलब कौन सा किसके अंदर आता है। तो ये तो है बेटा छोटा अंतराल 2 से लेकर 10 तक। तो 2 से लेकर 10, जिसमें 2 शामिल नहीं है 10 भी शामिल नहीं है, तो 2 से लेकर 10 तक है। 2 शामिल नहीं है, मैंने खुले गोले बनाए हैं ताकि समझ में आ जाए, ना 2 शामिल है ना 10 शामिल है। इसमें 3 से 7, 3 भी शामिल है और 7 भी शामिल है, और 3 और 7 के बीच वाले भी शामिल है। तो ऑब्वियसली बात है 2 के बाद ही 3 आएगा, और 10 से पहले ही 7 आएगा। तो ये जो 3 और 7 है इनको शामिल भी करना है, तो डार कर देता हूँ। डार गोले का मतलब 3 भी शामिल है और 7 भी शामिल है। अब बताइए क्या 2 से लेकर 10 तक का जो छोटा समुच्चय था उसमें बड़ा समुच्चय 3 से लेकर 7 तक का शामिल हुआ नहीं हुआ। तो जवाब है हाँ बिल्कुल हुआ। तो आंसर हो गया ये, कथन सत्य तो यहीं मिल गया यार। अच्छा जो गलत है उनको भी चेक कर लेते हैं ताकि और अच्छा समझ में आ जाए कि गलत क्यों है। ये बेटा है 4 से लेकर अनंत तक, जिसमें 4 शामिल नहीं है, अनंत शामिल नहीं है। 4 से लेकर, और ये है 0 से लेकर अनंत तक। अब 0 से लेकर अनंत तक जब आप लेंगे, 0 से लेकर, तो 0 जो है वो 4 से पहले आएगा, ये 0 रहा। अब आप 0 से लेकर अनंत तक ले रहे हैं, बताइए तो ये इसके अंदर आएगा नहीं, ये तो इससे बाहर आ रहा है, तो ये तो गलत है। ऐसे ही 5 से 7 बना रहे हैं,
5 से 7 में यहाँ पे क्या है इसमें, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मजा आएगा यार, देखते हैं इसको। देखिए 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 देखिए, प्यारा है, प्यारे क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है। पहले इसको बना रहा हूँ, इसमें 5 शामिल है, 5 डार्क, लेकिन 7 शामिल नहीं है। 5 शामिल है, 7 शामिल नहीं है। और जो इस साइड में दिया हुआ है उसमें 7 को शामिल करना है, 5 को शामिल नहीं करना है। उसमें 5 को शामिल नहीं करना है और 7 को शामिल करना है। बताइए तो क्या उपसमुच्चय हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके पास 7 है लेकिन इसके पास नहीं। और उपसमुच्चय अगर हुआ तो आगे वाले समुच्चय का हर अवयव पीछे वाले में होना चाहिए, जो कि नहीं है। देख लीजिए, इसके यहाँ देख लीजिए बेटा, इसके पास 7 है। अब ये जो है रेड कलर वाला, उसके पास 7 है। क्या ब्लू कलर वाले के पास 7 है? नहीं। तो इसका मतलब आगे वाले समुच्चय का कोई अवयव पीछे वाले के पास नहीं है, तो इसका मतलब उपसमुच्चय कैसे हो सकता है? नहीं होगा। ऐसे इसमें आ जाइए, 2.9 से 8 तक नहीं बैठेगा भाई, ये तो 2.9 से 8 तक है। वैसे भी 2.9 शामिल ही नहीं है, पहले तो 2.9 से 8 तक ना 8 शामिल है। फिर ये 2 से 7 तक है, तो 2 तो 2.9 से पहले आएगा, 2 से लेकर 7 तक। चलिए 7 तो 8 से पहले कोई बात नहीं, लेकिन 2.9 से 2 तो पहले ही है ना, तो ये तो इसके अंदर नहीं आया, नहीं आया तो उपसमुच्चय नहीं है। तो ये भी गलत, तो सिर्फ और सिर्फ ये सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्स, इनमें से कौन सा रिक्त समुच्चय है? रिक्त का मतलब कौन सा खाली है, इसमें से खाली कौन रहेगा? तो सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं। आ जाइए, ए की बात कर लेते हैं। ए में है वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए और इसका मूल होना चाहिए, मतलब इसका हल होना चाहिए। तो इसके 2 हल आएंगे, +1 और -1। तो +1 और -1। अब देखिए ये वास्तविक संख्याएं भी है और ये इसके मूल भी हैं। आप 1 रख के देखिए संतुष्ट हो रहा है, -1 रख के देखिए संतुष्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि रिक्त नहीं है। 2 एलिमेंट आ रहे हैं तो रिक्त कैसे होगा? तो जवाब है नहीं भाई, रिक्त नहीं है, खत्म। फिर इस पे आ जाते हैं, बी पे आते हैं। बी पे है कि भाई वास्तविक संख्या भी होनी चाहिए, इसके रूट भी होने चाहिए। अब इस समीकरण के रूट होने का मतलब है x² + 1 = 0। इस समीकरण के जो मूल होंगे वो होंगे x² = -1 और x बराबर ± आयटा, क्योंकि अंडर-रूट -1 आएगा, अंडर-रूट -1 ± आयटा देगा। अब आयटा रूट आ रहे हैं इसके ± आयटा, लेनी है वास्तविक संख्याएं। तो जो वास्तविक है वो आयटा में कैसे आ सकता है, आयटा वास्तविक कैसे आ सकता है? इसका मतलब ये समुच्चय खाली होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को उल्टा मांग रहे हैं। ये कह रहा है वास्तविक संख्याएं चाहिए, ये कह रहा है आयटा में चाहिए। अब इसको खुश करेंगे तो ये नाराज, इसको नाराज करेंगे, इसको खुश करेंगे तो ये नाराज होगा। तो फाइनली ये समुच्चय खाली रह गया। सी खाली रहेगा? नहीं भाई, सी खाली नहीं रहेगा। सी वास्तविक मांग रहे, मिल जाएगा, क्योंकि इसके दोनों मूल वास्तविक है, 3 और -3। तो ये खाली होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों रूट वास्तविक हैं और वास्तविक ही चाहिए। ठीक है, दोनों खुश है। इसके भी चेक कर लेते हैं। x² -x -2, इसके गुणनखंड आराम से हो जाएंगे, -2 और +1। गुणनखंड करने पर हमारे पास आ जाएगा x -2 और x +1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x के 2 मान आएंगे, -1 और +2। तो ये समुच्चय बनेगा -1 और +2, जो कि वास्तविक संख्याएं है। तो भाई खाली क्यों होगा? नहीं। तो ना तो ए खाली है, ना सी खाली है, ना डी खाली है। खाली कौन है? बी खाली है। और बी क्यों खाली है? क्योंकि बी का एक भाग तो कह रहा है वास्तविक चाहिए, x वास्तविक होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि x जो है वो आयटा में होना चाहिए। अब आयटा वाले लेंगे तो x वास्तविक कैसे हुआ, वास्तविक लेंगे तो आयटा कैसे हुआ? तो भाई कैंसिल, खत्म बात, चलो खाली। आइए अब इसका भी मजा लेते हैं, ये भी प्यारा क्वेश्चन है, तो ज़बरदस्त है। देखिए चित्र को बताइए, चित्र में बताइए क्या हो रहा है। देखिए चित्र में समझिए बेटा, चित्र में ये हिस्सा बाहर है, ये हिस्सा छोड़ा गया, ये हिस्सा छोड़ा गया, यानी ए में से इसको बाहर निकाला गया। तो इसका मतलब ए में से माइनस किया गया, बात पकड़ रहे हैं? ए में से माइनस किया गया, ए में से ये हिस्सा निकाला गया। ये हिस्सा किसने बनाया? बी और सी ने। तो ए में से माइनस किया गया है किसको? बी यूनियन सी को। बी को और सी को यूनियन किया और फिर बी और सी का यूनियन करके जितना बी और सी ने ए के हिस्से को दाबा, उस हिस्से को ए से बाहर कर दिया गया। तो ये क्या है? ए माइनस बी यूनियन सी है। सही कह रहा हूँ? पकड़िए बेटा, माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है कि वो जो भी है उसको उस समुच्चय में से जितना हिस्सा उसने दबा रखा है, जितनी जमीन दबा रखी है उसको छोड़ देते हैं। तो बी यूनियन सी कितना हुआ? आप सोच रहे होंगे कि बी यूनियन सी तो ये भी है, तो बिल्कुल है बेटा, ये बी यूनियन सी पूरा है। लेकिन बी यूनियन सी का कितना हिस्सा ए में है? तो जवाब है इतना। तो हमने इतना ही तो चाहिए, तो ए माइनस बी यूनियन सी करेंगे तो ए में से जितना भी बी यूनियन सी ने दबा रखा है वो बाहर हो जाएगा और ये बच जाएगा। सही बचेगा। तो आंसर है ए माइनस बी यूनियन सी, ये हमारा आंसर है। सही है, प्यारा क्वेश्चन था ना, मजा आएगा। वेन डायग्राम बना के समीकरण पूछ ली, बताइए, होना भी चाहिए, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे तो दिमाग अपने आप पड़ेगा। आइए आगे आते हैं। -3 से +3 के बीच में लेने और x पूर्णांक है। ठीक है भाई,
-3 नहीं लेना क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा, भूल मत जाना, बराबर का चिन्ह नहीं है यहाँ, देखिए बराबर नहीं है ना, यहाँ बराबर है, तो -3 से बड़ा लेना है, तो -2 -1 0 +1 और +2, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू z है, z का मतलब पूर्णांक है, और पूर्णांक में माइनस के भी आते हैं और प्लस के भी आते हैं, तो -2 -1 0 1 2, टोटल एलिमेंट कितने हुए 5, तो a के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 यानी 32 उपसमुच्चय होंगे। अब यहाँ देख लीजिए कोई रिक्त अरिक्त ऐसा तो कुछ नहीं पूछा गया ना, तो जवाब ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, सीधा पूछा गया a के उपसमुच्चयों की संख्या बताइए, जो कि 32 होगी। सही है, आया? तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा था। आइए आगे बढ़ते हैं, ये भी सिंपल सा ही है। इसमें पूछा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, आपको देखिए सीधा कर सकते हैं, आप इसको आराम से कर सकते हैं। A इंटरसेक्शन B पहले निकाल लीजिए, फिर A इंटरसेक्शन C निकाल लीजिए, फिर यूनियन कर दीजिए। आपको याद होता है कि ये बंटन का नियम भी है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, जो कि बराबर होगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C, B और C का यूनियन करके A के साथ इंटरसेक्शन करना, बंटन का नियम है। खोलिए इसको, इस पर अगर आप बंटनता का नियम लगाएंगे ये आएगा नहीं आएगा, तो उसको बंद करके ये लिख सकते हैं। और अगर आप इसको यहाँ से करें, यहाँ से आपको 3 चीज़ें निकालनी पड़ेगी, 1 2 और 3, जबकि आप अगर बंटनता का नियम लगाते हैं तो सिर्फ आपको 2 चीज़ें निकालनी पड़ेगी, 1 2, और ये आपके कम से कम 2 या 3 सेकंड पक्का बचाएगा, और बचे हुए 2-3 सेकंड किसी न किसी और क्वेश्चन में काम आएंगे। जितना टाइम बचेगा उतना फ़ायदा ही होना है। तो बी और सी का यूनियन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 5 6, बी और सी का यूनियन करेंगे, बी और सी का यूनियन करना है, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो बी और सी का यूनियन करेंगे तो 3 4 5 6 10 12 और 14, ये आ गया। अब है ए के साथ कॉमन निकालना, तो जब ए के साथ कॉमन निकालेंगे तो ए में है 2 नहीं कॉमन, 3 कॉमन, 4 कॉमन, 8 कॉमन नहीं, 10 कॉमन, तो ये आपका आ गया 3 4 और 10, 3 4 और 10 ये कॉमन आ गया, ये आपका ए ऑप्शन हो गया। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नई चीज़ सिखाने के लिए था कि बंटनता का नियम भी आप काम में ले सकते हैं, अगर आपका दिमाग घोड़ों की तरह दौड़ता है, तो नहीं दौड़ता है तो सीधा करना पड़ेगा। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है, ए जो है वो -1 से +1 के बीच में है और सारे रियल नंबर है, रियल नंबर है मतलब ये इंटरवल है, तो -1 से लेकर +1 तक का इंटरवल है आपका समुच्चय ए, जिसमें -1 शामिल नहीं है, +1 शामिल नहीं है, लेकिन -1 और +1 के बीच के सारे नंबर वहाँ शामिल है। अब बी जो है वो भी एक सेट है, लेकिन बी जो है वो सेट है 0 से छोटा और 0 के बराबर, और 2 से बड़ा और 2 के बराबर। तो ये 2 चीज़ें हो गई। देखिए एक तो हुआ आपका 0 से छोटा और 0 के बराबर, तो ये चला गया -इनफाइनाइट से लेकर 0 तक, जिसमें 0 शामिल है, बड़ा ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब 0 जो है वो शामिल है। और यूनियन 2 से शुरू होकर अनंत तक, 2 से बड़ा, तो 2 से लेकर अनंत तक हो गया। रिपीट कर रहा हूँ, छोटा ब्रैकेट है बेटा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ 0 से छोटा और बराबर, तो 0 से छोटा मतलब माइनस की तरफ चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए जब तक माइनस अनंत नहीं आ जाता, तो 0 से लेकर माइनस अनंत तक, और फिर साथ ही साथ 2 से बड़ा, या लगा हुआ, या का मतलब यूनियन होता है, यूनियन 2 से बड़ा या 2 के बराबर, तो 2 से शुरू करना है और 2 से बड़ा चलना है अनंत तक, ये आपका बी समुच्चय हो गया। अब आपको ए और बी को यूनियन कर देना है, ए और बी को यूनियन कर देना है, तो चलिए यूनियन कर देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा खेल को समझिएगा, ए यूनियन जो बी है, दोनों का यूनियन क्या होगा। देखिए ये 0 तक चल रहा है, इसमें क्या शामिल नहीं है, इसमें 0 से लेकर 2 के बीच के नंबर शामिल नहीं है। इसको मैं बनाता हूँ संख्या रेखा पे, ये लीजिए -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक का ये नंबर है, इसमें 0 तक है, -इनफाइनाइट से लेकर 0 तक, फिर ये 0 तक है, और यहाँ पे 2 मान लीजिए, ये 2 है, 2 से लेकर अनंत तक। अब हमारे पास क्या क्या है, तो बेटा आपका जो बी समुच्चय है उसमें है -इनफाइनाइट से लेकर 0 तक, तो ये रहा आपका -इनफाइनाइट और ये रहा आपका 0, तो -इनफाइनाइट से लेकर 0 तक, तथा 2 से लेकर 2 शामिल है और 0 भी शामिल है, डार्क है, और 2 से लेकर इनफाइनाइट तक ये भी शामिल है, लेकिन ये लाइन जो है ये शामिल नहीं थी। अब ए जो आपका समुच्चय है वो है -1 से लेकर 1 तक, तो इसको दर्शाते हैं। -1 0 से पीछे कहीं ना कहीं होगा, मान लीजिए ये -1 है, और +1 जो है वो यहाँ कहीं है, क्योंकि 0 और 2 के बीच में होगा +1, खाली गोला बना रहा हूँ,
क्योंकि एक शामिल नहीं है, तो -1 से लेकर -1 भी शामिल नहीं है, खाली गोला, -1 से लेकर 1 तक ये है। अब जब आप दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन करने पे क्या हो जाएगा, वाइट वाला रेड वाला सब मिल जाएंगे। जैसे आप यूनियन करेंगे, यूनियन करते ही ये रेड वाला और वाइट वाला दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो बताइए मिक्स होने के बाद क्या होगा, -इनफाइनाइट से लेकर ए तक जिसमें ए शामिल नहीं होगा, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो आपका यूनियन आएगा -इनफाइनाइट से लेकर 1 तक जिसमें 1 शामिल नहीं है, माइनस साथ में यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट तक जिसमें 2 शामिल है। देख लीजिए, देखिए बेटा, रेड वाला और वाइट वाला दोनों को यूनियन करें मतलब मिक्स कर देंगे, तो मिक्स कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, -1 से 0 तक था और 0 से 1 तक ये भी है, तो ये दोनों मिला के -1 से 1 तक हो गया जिसमें 1 शामिल नहीं है, और 2 से लेके अनंत तक। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसी चीज़ को आप माइनस करके भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ को। अगर इस चीज़ को आप लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, पूरे रियल लाइन में से माइनस कर दीजिए, पूरे रियल लाइन में से ये वाला छोटा सा जो टुकड़ा है ये माइनस कर दीजिए। टुकड़ा क्या है, 1 शामिल है, सॉरी यहाँ मैं मिटाना चाहूँगा, 1 शामिल है से लेकर 2 शामिल नहीं है। अच्छा, 2 शामिल नहीं को क्यों किया, क्योंकि 2 को तो हमें रखना है ना, 2 हमें रखना है, तो क्या घटाएंगे, 2 नहीं को घटाएंगे, तो 1 को हमें, 1 जो है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें से 1, अब देखिए इसको जो घटाएंगे तो क्या बचेगा, इसमें से पूरे रियल नंबर में से आपको 1 को शामिल करते हुए 2 तक जाना है, 2 को शामिल नहीं करना है, इसको आपको माइनस करना है, तो क्या बच जाएगा, यही तो बचेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि ए यूनियन बी को आर माइनस डी के रूप में लिखिए और बताइए डी क्या है, तो डी यहाँ पे आपका हुआ बड़ा इंटरवल 1 से लेकर छोटा इंटरवल 2 तक। और इसको अगर आप समुच्चय के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं एक्स, जहाँ एक्स जो है वो 1 शामिल करेगा लेकिन 2 को शामिल नहीं करेगा, और एक्स कौन है, रियल नंबर है। ये लीजिए, आया समझ में। तो देखिए कौन सा आंसर हुआ, ये आंसर हुआ आपका बी। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा समझते हैं, देखिए थोड़ा सा जटिल था, तो समझिए पहले बेटा बात को। आपको दिया हुआ है कि जो ए समुच्चय है वो -1 से +1 के बीच में है, लेकिन इसमें ना तो -1 शामिल है ना +1 शामिल है, तो -1 से लेकर +1 तक हो गया। बी जो है वो 0 से छोटा और 0 के बराबर है, तो मतलब 0 से लेकर -अनंत तक है ये। और जो x 2 से बड़ा, तो 2 से लेकर अनंत तक प्लस अनंत तक सारे हैं। ये हो गया पूरा बी समुच्चय। अब हमें ए और बी का यूनियन करना है, तो जो रेड वाली लाइन रेड से मैंने दर्शाया है वो तो था बी समुच्चय, वाइट से दर्शाया था वो ए समुच्चय था। ए और बी को यूनियन किया तो -अनंत से लेकर 1 तक आ गया जिसमें 1 शामिल नहीं है, और 2 से लेकर अनंत तक आ गया जिसमें 2 शामिल है, तो ये आपका ए यूनियन बी बन गया। अब ए यूनियन बी में आपको क्या क्या छोड़ना है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं रियल नंबर माइनस, क्या क्या नहीं है रियल नंबर में, 1 नहीं है, 2, अब देखिए 2 यहाँ है तो वहाँ 2 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ जो नहीं है वो उसमें लेना होता है, कि घटा रहे हैं आप, घटा रहे में तो वो छोड़ के चलना है, तो यहाँ 1 है ना, 1 नहीं है यहाँ पे, तो उसमें 1 होना चाहिए, तो 1 है, बड़ा ब्रैकेट लगा है। यहाँ 2 है तो उसमें 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि घटाने में आपके जो आपको नहीं चाहिए उनको आप सोचिए बेटा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपका 1 क्या शामिल है, आप जिसको घटा रहे हैं उसमें क्या 1 शामिल होना चाहिए, तो उसमें 1 शामिल, यहाँ 1 शामिल नहीं है तो उसमें 1 शामिल होना चाहिए, यहाँ 2 शामिल है तो वहाँ 2 शामिल नहीं होना चाहिए, तो ये घटाएंगे, क्योंकि अब आप 1 घटाएंगे तो आर में से 1 गया, तो अब क्या बचेगा, आर में 1 नहीं बचेगा, और आर में हमें 1 नहीं बचाना, क्योंकि 1 तो शामिल है ही नहीं, तो बचाना क्यों है, तो 1 को नहीं बचाना। यहाँ 2 को -2 नहीं है, 2 नहीं है, इसका मतलब आर माइनस में 2 आएगा, हमें 2 चाहिए इसलिए 2 रखा है, तो ये आपका समुच्चय हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही प्यारा सवाल है, मज़ा आया होगा आपको देख के इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं। ए और बी में क्रमशः 3 अवयव और उसमें 6 अवयव है। जो ए समुच्चय है उसमें आपके पास 3 अवयव हैं, और बी समुच्चय में मैंने इंटरसेक्शन का करवाया था, यूनियन का नहीं करवाया था, तो यूनियन का देख लीजिए। तो ए यूनियन बी में कम से कम कितने अवयव होंगे, कम से कम, तो भाई कम से कम 6 अवयव होंगे या 6 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब दोनों को यूनियन करेंगे तो हो सकता है ए वाले सारे अवयव बी के पास हों और वही कॉमन आ जाए, तो 6 एलिमेंट तो जब यूनियन करेंगे तो 6 एलिमेंट तो पक्के ही आएंगे। ए के अगर हमने 3 डाल दिए और बी की भी मान लीजिए, बी के अंदर ए वाले 3 है तो वो कॉमन हो गए, वो नहीं लिखेंगे और क्या होगा, लेकिन बी में फिर भी तो 3 बचेंगे, 3 वो तो लिखने ही पड़ेंगे, तो टोटल कम से कम 6 एलिमेंट पक्का होंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि न्यूनतम अवयव कितने होते हैं ए यूनियन बी में, मिनिमम ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या जो होती है वो आप दोनों समुच्चयों में से जो मैक्सिमम है वो पता कर लीजिए, कम से कम उतने एलिमेंट तो पक्के ही होंगे। एन ए और एन बी में से जो भी मैक्सिमम है, इनमें से जो बड़ा है उससे ज़्यादा एलिमेंट होंगे,
क्योंकि जब यूनियन करेंगे तो उतने तो कम से कम यूनियन मिक्स होंगे ही होंगे। सोचिए बेटा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ए के पास 3 है, बी के पास 6 है, जब मिक्स करेंगे आप तो कम से कम 6 एलिमेंट तो आने ही आने, कम से कम 6 तो आने ही है। देखिए 3 ये डल गए, 6 ये डल गए, तो लग रहा है 9 आ जाएंगे, लेकिन 9 नहीं आएंगे, क्योंकि हो सकता है ए वाले 3 जो ए में 3 है वो 3 बी में भी हो, तो आप उन 3 को वापस नहीं लिखेंगे। तो 3 इसके हो गए और ए वाले 3 उसमें मिक्स है, कॉमन है, तो वो 3 आप लिखेंगे नहीं, तो बचे हुए 3 तो लिखने पड़ेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। तो 6 एलिमेंट तो पक्का ही आएंगे। और 6 एलिमेंट आने का मतलब सीधा सीधा यही है कि जो इन दोनों में से जो बड़ा समुच्चय होता है उससे ज़्यादा एलिमेंट होते हैं ए के यूनियन में। ए और बी का जो यूनियन होता है उसमें एन ए और एन बी में से जो भी सबसे बड़ा है, इनमें से जिसके पास ज़्यादा अवयव है उससे ज़्यादा एलिमेंट होते हैं ए यूनियन बी के पास। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं, रख सकते हैं, आपके काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे है कि तथा का शब्द लगाया। तथा का मतलब है दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त है कि एक्स स्क्वायर बराबर 16। एक्स स्क्वायर बराबर 16 होने का मतलब ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि एक्स के 2 मान होंगे, या तो -4 या फिर +4। ठीक है, और ये आपको सजेस्ट कर रहा है 2x बराबर 6, तो x बराबर 3, ये आपको कह रहा है 3 होना चाहिए। अब दोनों बातें पूरी होनी चाहिए। अब या लगा हुआ नहीं है, या लगा होता तो ये भी ले लेते, ये भी ले लेते। तथा लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों शर्तें। तो x का ऐसा कोई मान है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पर 16 आए और जिसका दुगना करने पर 6 आए, क्योंकि जिसका दुगना करने पर 6 आता है उसका स्क्वायर करने पे 16 नहीं आएगा, जिसका स्क्वायर करने पे 16 आ रहा है उसका डबल करने पे 6 नहीं आएगा। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ए समुच्चय खाली है। बेटा फर्क देखिए, यहाँ पे बीच में या शब्द नहीं है। अगर ये तथा की जगह या शब्द होता, बीच में या शब्द होता, तो ए समुच्चय में दोनों ही शर्तें पूरी करने वाले अवयव आ जाते। पहली शर्त पूरी कर रहा है वो भी लिख लेंगे, जो दूसरी शर्त पूरी कर रहा है उसको भी लिख लेंगे। या होता तो, क्योंकि या का मतलब होता है अथवा, अथवा का मतलब होता है ये ले लो, ये भी ले लो, और दोनों है दोनों भी ले लो, सब कुछ ले लो, बस ले लो। अब यहाँ पे या नहीं लगा, यहाँ लगा तथा या और शब्द। और शब्द का मतलब होता है जरूरी, दोनों ही शर्तें पूरी होनी चाहिए। मतलब ऐसा ही एक्स ढूंढो जिसका स्क्वायर 16 आता हो और जिसका दुगना 6 हो। अब जिसका दुगना 6 है वो 3 है, और जिसका स्क्वायर 16 आता है वो 4 और -4 है। तो अब दोनों एक ही शर्त को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, अतः ये रिक्त समुच्चय। तो जवाब है भाई रिक्त समुच्चय, रिक्त। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक कॉलेज में छात्रों की संख्या 300 है, तो कुल विद्यार्थी हो गए, कुल छात्र हो गए, कुल छात्र 300 है बेटा। ठीक है, और प्रत्येक छात्र 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अस्पष्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन अस्पष्ट होगा तो उसका उत्तर निकालने में मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि आपको खुद डाउट रहता है कि जब क्वेश्चन ही गलत है तो उसका सही आंसर कैसे होगा। गलत सवाल का तो आंसर गलत ही होगा, कुछ भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे एक अस्पष्टता है। अस्पष्टता है कि प्रत्येक छात्र 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है। ये 5 न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब क्या है? क्या वही 5 न्यूज़पेपर जो है, एक अलग 5 पढ़ रहा है, दूसरा अलग 5 पढ़ रहा है, तीसरा अलग 5 पढ़ रहा है? क्या हम इस तरीके से काउंट करें कि इस बच्चे को जो 5 न्यूज़पेपर मिले हैं, दूसरे को कोई और 5 मिले, तीसरे को कोई और 5 मिले? अगर इस तरीके से मिले हैं तो कुल न्यूज़पेपर की संख्या 1500 हो जाएंगी। ठीक है, हम एक बार यही मान के चलते हैं, क्योंकि अस्पष्ट होने की वजह से कुछ तो लेके चलते हैं उसको, है ना। वैसे ये क्वेश्चन जो है अगर पेपर में आता है तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है। रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो तर्कहीन रहेगा, क्योंकि यहाँ अटकेगा, क्योंकि अस्पष्ट है क्वेश्चन। तो फिर भी हम जो रफ इसकी जो गलती है उसको ठीक करके कि भाई ये मान रहे कि हर बंदा अलग अलग अखबार पढ़ रहा है, तो कुल जो अखबार है उनकी संख्या जो है, कुल अखबार की संख्या हो गई 300 × 5, जो कि हो गया आपके 1500। टोटल 1500 न्यूज़पेपर हो गए, और प्रत्येक अखबार को 60 छात्र पढ़ते हैं। 60 छात्र जो है, एक अखबार को 60 छात्र पढ़ते हैं, एक अखबार को 60 छात्र पढ़ते हैं। तो यहाँ जैसे ही हम आते हैं तो बात थोड़ी सी उलझ जाती है। अब यहाँ लिखा हुआ है एक अखबार को 60 छात्र पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि अखबार कॉमन भी है, अखबार जो है मिलते जुलते भी हैं। मिलते जुलते मतलब है कि वही अखबार कुछ बच्चे और भी पढ़ रहे हैं, कुछ और भी पढ़ रहे हैं, अधिकतम संख्या हुई। फिर ये जो संख्या हुई ये आपके अधिकतम है। अगर सारे अखबार अलग अलग हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा कितने अखबार हो सकते हैं? 1500 अखबार टोटल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक अखबार को 60 छात्र पढ़ते हैं, एक अखबार को 60 छात्र पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि वो एक अखबार जो है वो 60 जनों को ये रिपीट हो रहा है। तो फिर टोटल कितने होंगे? 1500 टोटल, 60 जने पढ़ते हैं, तो 1500 बटे 60 जो कि आपको दिखाएगा 25। तो कुल न्यूज़पेपर आ रहे हैं 25 न्यूज़पेपर टोटल आ रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ बात समझिए कि ओरिजिनल अखबार कितने हैं, ये अधिकतम है। अधिकतम का मतलब अगर सारे अखबार अलग अलग है तो 1500 अखबार टोटल आएंगे। अगर सारे के सारे अखबार अलग है तो 1500 से ज़्यादा अखबार नहीं हो सकते, 1500 से कम ही रहेंगे। अब यहाँ पे ये है कि हमारे पास
एक अखबार को 60 छात्र पढ़ते हैं, तो मान लीजिए जो सही में 1500 तो टोटल है, अधिकतम हो सकते हैं। मान लीजिए सही संख्या जो है अखबारों की वो x है, अखबारों की सही संख्या x है। अगर सही संख्या x है तो एक अखबार को 60 जने पढ़ते हैं तो x अखबारों को 60x पढ़ेंगे। टोटल ये 1500 के बराबर होंगे, क्योंकि पढ़ने वाले तो इतने ही है, टोटल 1500 है। एक बच्चा 5 अखबार पढ़ता है, बेटा समझिए यहाँ पे एक विद्यार्थी 5 अखबार पढ़ता है तो 300 विद्यार्थी पढ़ने वाले जो पढ़े जा रहे हैं, टोटल पढ़े जा रहे हैं, वो तो 1500 बार है ना, 1500 बार पढ़ा जा रहा है। अगर अखबार अलग अलग हैं और 60 छात्र एक अखबार को पढ़ते हैं तो भी काउंट गिनती में तो वो उतनी बार होंगे, तो 60x बराबर 1500 और x बराबर हुआ आपका 1500 बटा 60 जो कि 25 हो गया, सॉरी 25 हो गया। तो 25 न्यूज़पेपर जो है वो ठीक 25 न्यूज़पेपर है। चलिए इसको थोड़ा सा और दोबारा से समझते हैं। हमने यहाँ पे क्या की है, हमने यहाँ पे इस चीज़ को इस तरीके से समझा है कि हो सकता है कि कुछ ही अखबार हों जिनको बार बार पढ़ा जा रहा हो, या एक स्टूडेंट है वो कॉमन अखबार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या किया कि भाई चाहे अखबार कॉमन हो चाहे स्टूडेंट कॉमन हो, लेकिन हम काउंटिंग करते हैं पढ़ने के हिसाब से कि टोटल कितनी बार पढ़ा जाता है। तो अब देखिए एक विद्यार्थी 5 अखबार पढ़ता है, एक विद्यार्थी 5 अखबार पढ़ता है तो 300 विद्यार्थी 1500 बार पढ़ेंगे। कौन से अखबारों को पढ़ेंगे वो एक अलग बात है, 1500 बार पढ़ेंगे, यानी अखबारों को 1500 बार पढ़ा जाएगा, अखबारों को 1500 बार पढ़ा जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, अखबारों को 1500 बार पढ़ा जाएगा, चाहे वो सेम पढ़े चाहे अलग अलग पढ़े, कुछ भी पढ़े 1500 बार पढ़ा जाएगा। एक बच्चा 5 अखबार पढ़ता है, एक बच्चा 5 अखबार पढ़ता है तो 300 बच्चे अखबार को कितनी बार पढ़ेंगे, 1500 बार पढ़ेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अखबार वो अखबार, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अखबार कितनी बार खुलेगा, चाहे वो सेम ही खुले चाहे वो अलग खुले, ये अलग बात है। 300 विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी 5 अखबार पढ़ता है तो 1500 बार अखबार पढ़े जाएंगे, चाहे वो सेम पढ़े जाएं चाहे अलग अलग पढ़े जाएं, 1500 बार पढ़े जाएंगे। अब आगे इसमें दिया कि एक अखबार 60 जनों द्वारा पढ़ा जाता है, एक अखबार 60 जने एक अखबार को पढ़ते हैं। मान लीजिए सही अखबारों की संख्या जो ओरिजिनल अखबार है वो x है, तो x अखबार को एक अखबार को 60 जने पढ़ते हैं तो x अखबारों को कितनी बार पढ़ा जाएगा, 60x बार। तो पढ़ने के हिसाब से तो काउंटिंग बराबर ही होगी, पढ़ने के हिसाब से तो मैंने कहा ना, पढ़ने के हिसाब से तो बराबर ही होगी। तो ये 1500 और ये 60x बराबर है। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, देखिए उसी स्कूल की उसी कॉलेज की बात चल रही है जिसमें एक छात्र 5 अखबार पढ़ता है। आप ये काउंट कीजिए ना अखबार कितनी बार पढ़ा गया, एक छात्र 5 अखबार पढ़ता है तो 300 छात्र कितनी अखबार पढ़ेंगे, 1500 बार पढ़ेंगे, तो टोटल अखबार पढ़े जाएंगे 1500 बार, ठीक है। अब अगर अखबारों की सही संख्या x है और कहा गया कि एक विद्यार्थी 60 विद्यार्थी जो है वो एक अखबार पढ़ते हैं, प्रत्येक अखबार 60 विद्यार्थियों द्वारा पढ़ा जाता है, तो अगर अखबारों की संख्या x है, अखबारों की संख्या अगर सही संख्या अगर x है और एक अखबार को 60 जने पढ़ रहे हैं तो x को कितनी बार पढ़ा जाएगा, x इंटू 60। तो ये भी हो गया अखबार की गिनती निकालने का तरीका कि अखबार कितनी बार पढ़े जा रहे हैं। तो एक तरीका था 1500 बार, एक था 60x, और अब आप x निकाल सकते हैं, x हो जाएगा आपको 1500 बटा 60 जो कि हो जाएगा 25। तो अखबारों की संख्या कितनी हुई, 25। तो प्यारा क्वेश्चन यार, बड़ा प्यारा क्वेश्चन बना है, कमाल तरीके से क्वेश्चन बनाया है इसको, देखिए ज़बरदस्त तरीके से। शुरुआत में मुझे भी लग रहा था ये कन्फ्यूज़न वाला है, लेकिन कन्फ्यूज़न अगली लाइन में कन्फ्यूज़न खत्म कर दिया इसने, अगली लाइन में इसने कन्फ्यूज़न क्लियर कर दिया। तो बनाने वाले ने क्या मस्त क्वेश्चन बनाया, देखिए सोचिए कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया। पहली लाइन में मुझे भी ये लग रहा था कि यार ये बात बताया क्यों नहीं, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी, बताने क्या जरूरत है, बताने क्या जरूरत है। क्वेश्चन को इतना बढ़िया तरीके से फ्रेम किया कि गलत है ही नहीं है ना। देखिए पूर्व अंदाजा लगाया था मैंने, गलत निकला, इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़े फिर नतीजे पे पहुंचे, जो कि मैंने गलती की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी दो समुच्चय है तो बताइए इनमें से क्या सही है। तो पहले एक बात तो क्लियर है सब कि यूनियन में हमेशा इंटरसेक्शन के मुकाबले ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, और ये सीधा सीधा बी सही है, सीधा सीधा बी सही है, मानते हैं आप, क्योंकि यूनियन जो होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो हमेशा एक उप समुच्चय होता है, हमेशा एक उप समुच्चय होता है ए यूनियन बी का, क्योंकि आपका इंटरसेक्शन हमेशा यूनियन के अंदर आता है, आता नहीं आता, ये ए है ये बी है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी के अंदर आता नहीं आता। जब इसके अंदर आता है तो उसके अंदर अवयवों की संख्या इंटरसेक्शन में हमेशा यूनियन के मुकाबले या तो कम हो सकती है या बराबर हो सकती है, किसी केस में दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या हमेशा ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या के मुकाबले कम होगी या फिर बराबर होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए, और याद भी रखिएगा यूनियन में हमेशा सबसे ज़्यादा होती है, यूनियन में ए में कितने अवयव है उससे भी ज़्यादा है, बी में कितने हैं उससे भी ज़्यादा है, ए और इंटरसेक्शन में कितने हैं उससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक बात और लिखवाई देता हूँ, यूनियन में एन ए में, एन बी में
और ए इंटरसेक्शन बी में, इन सबसे ज़्यादा अवयव यूनियन में होता है, क्योंकि यूनियन में ए भी आ जाता है, बी भी आ जाता है और इंटरसेक्शन भी आ जाता है। इसलिए यूनियन में हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या हमेशा ए से, बी से, इंटरसेक्शन से सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन उल्टे बात करें अगर इंटरसेक्शन की, यही बात अगर मैं इंटरसेक्शन की लिखूँ, इंटरसेक्शन में उल्टा होता है। इंटरसेक्शन हमेशा ए में भी आता है, बी में भी आता है, यूनियन में भी आता है। तो इंटरसेक्शन में हमेशा ए से भी कम अवयव होते हैं, बी से भी कम होते हैं और यूनियन से भी कम होते हैं। तो एन ए से भी कम होते हैं इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या ए से भी कम होती है, बी से भी कम होती है, छोटी या बराबर होती है, और यूनियन से भी छोटी या बराबर होती है। तो अगर आप क्रम सेट करें तो इंटरसेक्शन में सबसे कम, फिर ए और बी समुच्चय के अवयव से, ए और बी में जितने भी अवयव होते हैं उन दोनों से कम होते हैं इंटरसेक्शन में, और यूनियन में इन दोनों से ज़्यादा होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, आपको बी का और सी का इंटरसेक्शन निकालना है और फिर ए के साथ यूनियन करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी, ये रहा आपका बी, ये रहा सी, तो 3 4 5 6, 3 4 5 6, बी का और सी का इंटरसेक्शन, ये आपका बी रहा, तो 3 4 5 6 आ गया। अब आपको ए के साथ यूनियन कर देना है इसको, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए के साथ यूनियन करते ही हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 20% यात्रा जो है वो कार से करते हैं, 50% बस से करते हैं, 10% बस और कार से दोनों से यात्रा करते हैं। तो कार और बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या मतलब यूनियन निकालना है, सिंपल है ना। तो आपको सीधा यूनियन निकालना है। कार वालों को ए में डाल दीजिए, 20% लोग कार से करते हैं, कार वाले ए में आ गए, बस वाले बी में आ गए, 50% बस में करते हैं, और दोनों में जो कभी कार में भी कर लेते हैं, दोनों में, कार और बस दोनों में यात्रा करते हैं, वो लोग हैं 10%। तो आपको यूनियन निकालना है, जो कार या बस किसी में भी कर रहे हो लेकिन यात्रा कर रहे हो, किसी में भी कर रहे हो लेकिन यात्रा कर रही हूँ, घर ना बैठे हूँ बस। तो एन ए 20 50 -10 70 -10 60, 60% लोग जो है वो यात्रा करते ही करते हैं, चाहे बस से करें, चाहे कार से करें, चाहे दोनों से करें, 60% लोग यात्रा कर रहे हैं। अब यहाँ पे 3 समुच्चय वाला क्वेश्चन आ गया, तो 3 समुच्चय वाला थोड़ा सा आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद भी दिलाऊंगा और साथ समझाऊंगा भी। तो देखिए, सबसे पहले क्रिकेट वाले, ए में हम ले लेते हैं क्रिकेट वाले, क्रिकेट वालों की संख्या है 21। फिर उसके बाद में दिया गया हॉकी वाले, हॉकी वालों की संख्या है 26। फिर है फुटबॉल वाले, फुटबॉल वालों को सी में डाल लेते हैं, फुटबॉल वालों की संख्या है 29। इनमें 14 हॉकी और क्रिकेट। बेटा मैंने क्या लिया है ये मैं क्लियर कर लेता हूँ। देखिए, क्रिकेट वाले, ए में मैंने क्रिकेट लिया है, बी में मैंने हॉकी लिया है, सी में मैंने फुटबॉल लिया, लिख लेता हूँ। ए में मैंने क्रिकेट लिया है, बी में मैंने हॉकी लिया है और सी में मैंने फुटबॉल लिया है। ठीक है, आइए अब कहा गया हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट, ए और बी, ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो है 14 लोगों में, 14 लोग दोनों खेलते हैं। हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, बी एंड सी, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले हैं 15 लोग। और फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट यानी ए और सी खेलने वाले लोग हैं 12। तीनों खेलने वाले हैं 8 लोग, जो फुटबॉल क्रिकेट हॉकी तीनों खेलते हैं, ऐसे लोग हैं 8। तो बताइए खेलने वाले लोग कितने हैं? चाहे कुछ भी खेलें, क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें, ये खेलें वो खेलें, लेकिन खेलें, इन तीनों में से कुछ भी खेलें। तो इसके लिए फॉर्मूला काम करता है ए यूनियन बी यूनियन सी। 2 समुच्चय के लिए तो हमने पढ़ा हुआ है, 3 के लिए होता है एन ए एन बी एन सी। पहले तीनों को जोड़ दीजिए, फिर 2-2 वालों को घटा दीजिए, 2-2 वाले मतलब ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, और फिर तीनों वालों को जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो एन ए है हमारा 21 + 26, एक एक वालों को जोड़िए, इसको ऐसे पढ़ते थे हम, एक एक वालों को जोड़िए, 2-2 वालों को घटाइए, 3-3 वालों को जोड़ दीजिए। तो एक एक वालों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 50 50 और 20 76, 76। एक बार दोबारा जोड़ लेता हूँ मैं, 50 50 और 20 76, 76 में से 41, 14 और 15 29, 29
2 31 ये 76 और 8 हो जाएगा हमारा 84, 84 में से गया 43 भाई, आंसर है 43। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, छात्र गणित, भौतिकी और रसायन। तो गणित वालों को ए में डाल लेते हैं। गणित वालों की संख्या है हमारे पास 23, भौतिक विज्ञान वालों की संख्या है 24 और रसायन विज्ञान वालों की संख्या है 12 और 23, 24 और 19, 23, 24 और 19। गणित और भौतिकी मतलब ए और बी, गणित और भौतिकी वाले हैं हमारे पास 12 और गणित और रसायन वाले हैं 9। यहाँ पे पहले भाई नाम लिखने पड़ेंगे। ए किसको कहा है? ए कहा है गणित वालों को, बी कहा है भौतिक वालों को ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, सी कहा है रसायन वाले को, केमिस्ट्री वालों को। तो अब इसमें कहा गया है कि 12 गणित और भौतिकी है तो ए और बी हो गए, और 7 है भौतिकी और रसायन, बी और सी हो गए, 7 बी और सी हो गए। 9 तो हो गए भाई, 9 गणित और रसायन, ए और सी 9 हो गए, और तीनों वाले हो गए 4, गणित, भौतिकी और रसायन, ये वाले आपके हो गए 4। एक एक वालों को जोड़िए, 2 वालों को घटाइए, 3 वालों को जोड़ दीजिए, क्योंकि ठीक एक विषय पूछा है, ठीक एक विषय पूछे और ठीक एक विषय में हमें मतलब यूनियन निकालना है। तो हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, हमें निकालना है। तो पहले एक एक वालों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23 + 24 + 19 -12 -7 -9 और +4, तो ये हो जाएगा, ये आ रहा है हमारा 42। इसका मतलब है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने वाला, चाहे वो खाली गणित पढ़ता हो, भौतिक विज्ञान पढ़ता हो, रसायन विज्ञान पढ़ता हो, गणित और भौतिक दोनों पढ़ता हो, भौतिक रसायन विज्ञान दोनों पढ़ता हो, क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें पढ़ने वाले पूछे। क्वेश्चन में पूछा है कि ठीक ठीक शब्द आया हुआ, ठीक का मतलब एग्जैक्टली एक विषय पढ़ने वाले, जो खाली मैथ्स पढ़ते हो, खाली केमिस्ट्री पढ़ते हो, खाली फिजिक्स पढ़ते हो, मिक्स नहीं होने चाहिए, खाली सब्जेक्ट वाले लाइए। भाई क्वेश्चन तो जम गया, घूम गया क्वेश्चन, तो घूम गया। अब तो वैन आ रही कि बचा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन घूम गया। क्वेश्चन में ये नहीं पूछे कि पढ़ने वाले बता, कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले नहीं, पढ़ने वाले पूछे होते तो 42 लोग हैं जो पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये देखिए, यहाँ पे आप सोचेंगे 42 तो दिया हुआ था, फिर आपने क्यों लिया? बेटा इसलिए लिया कि मैंने सोचा कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो नहीं पढ़ने वाला, वो बाहर हो। मान लीजिए इनका जोड़ 34 आ जाता, तो 34 आ जाता, इसका मतलब 8 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, ना गणित पढ़ते हैं, ना भौतिक पढ़ते हैं, ना रसायन पढ़ते हैं, ना दोनों पढ़ते हैं, ना तीनों पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे 42 आया, इसका मतलब हर बच्चा पढ़ता है। ये क्लास बड़ी इंटेलिजेंट बच्चों की क्लास है, इसमें हर कोई पढ़ता है, चाहे एक सब्जेक्ट पढ़े, चाहे 2 पढ़े, चाहे 3 पढ़े, पढ़ता जरूर है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हमें एग्जैक्टली वो बंदे चाहिए जो एक एक सब्जेक्ट ही पढ़ते हो, एग्जैक्टली खाली मैथ्स, खाली फिजिक्स, खाली केमिस्ट्री, वो लोग कितने हैं? तो आइए वेन डायग्राम बनाते हैं जो हमारा इसमें भला कर सकता है। अब वेन डायग्राम बनाना सीखिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर वेन डायग्राम तो हमें बनाना आता है, लेकिन बेटा इस तरीके से नहीं बनाना आता। अभी जो हम बनाने जा रहे हैं वो देखिए, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी। सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है उन लोगों के नाम लिखिए, वो है 4। यहाँ 4 आ गया, सबसे पहले जो तीनों पढ़ते हैं उनको डाल दीजिए, 4 आ गया। अब आपका गणित, भौतिक और रसायन। अब आप देखिए आपका जो गणित और भौतिक है उसमें कितने लोग कॉमन हैं? गणित और भौतिक में, गणित और भौतिक में यानी ए और बी में 12 लोग हैं। 12 में से 4 आप लिख चुके थे, यहाँ आप कितने लिखेंगे? 8। वैसे देखेंगे तो टोटल 12 हैं, अभी भी देखिए 4 और 8 12 हैं, लेकिन लिखते टाइम ध्यान रखेंगे आप, इस वाले हिस्से के लिए 8, यहाँ 4। ऐसे ही आप ए और सी में आ जाइए, मतलब गणित और केमिस्ट्री में आ जाइए, रसायन में आ जाइए, तो उसमें 9 है, 9 में से 4 आप लिख चुके, तो यहाँ आप कितने लिखेंगे? 5। ऐसे ही बी में और सी में, मतलब भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में, भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान 7 है, 7 में से 4 लिख चुके, तो यहाँ कितने लिखेंगे? 3। अब ए में लिखिए, ए में कितने ऑलरेडी आप लिख चुके? 8 और 4 12 और 12 और 5 17, 17 तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, और टोटल ए में कितने? 23 है, तो 23 में से 17 लिख चुके हैं, तो कितने बचे? 5 नहीं 6 बचे, सॉरी 6 बचे। बी में टोटल कितने? 24 है, 24 में से आप 8 लिख चुके, 4 लिख चुके, 3 लिख चुके, 8 और 4 12, 12 और 3 8 और 4 12, 12 और 3 15, 24 में से 15 लिख चुके, तो कितने बचे? 9। सी में कितने हैं टोटल? 19 है, 19 में से आप 5 4 3 यानी 9 और 12 12 लिख चुके, 19 में से 12 लिख चुके, तो कितने बचे? 7। अब एग्जैक्टली आपको नंबर पता चल जाएंगे। जो खाली मैथ्स पढ़ने वाले हैं वो ये रहे, देखिए
ये रहे बेटा केवल मैथ्स पढ़ने वाले, क्योंकि इसमें देखिए ये जो हिस्सा है इस हिस्से में केवल मैथ्स वाले हैं और वो कितने 6 लोग हैं। खाली भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले 9 और खाली केमिस्ट्री पढ़ने वाले 7। तो 6 9 और 7 15 15 और 7 22। ये आपका आंसर आ गया। आया मज़ा? क्योंकि वेन डायग्राम बहुत आसान करता है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले नहीं याद होते, नहीं बनाए भी जा सकते। वेन डायग्राम हर बात का जवाब दे रहा है। अब अगर आप चाहें कि सर मुझे तो वो नंबर बताइए जो 2-2 सब्जेक्ट पढ़ते हो, 2-2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तो ये देखिए ये जो इंटरसेक्शन में आ रहे हैं ये है 2-2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले। और आप कहें मुझे तो एग्जैक्ट 2 पढ़ने वाले चाहिए, एग्जैक्ट 2 पढ़ने, 3 भी नहीं पढ़ते हो 1 भी नहीं पढ़ते हो, तो एग्जैक्ट 2 वाले चाहिए। तो 8 5 और 3, 8 और 5 13, 13 और 3 16। तो एग्जैक्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले 13 लोग हैं। पूरे 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले 4 लोग हैं। खाली एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले 22 लोग हैं। तो आप जैसे चाहें इसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम आपको पूरी बात समझाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पिछली बार की तरह ही है। सबसे पहले तो एक वेन आरेख बना लेते हैं। ये आपका मैथ्स वालों का हो गया, ये आपका फिजिक्स वालों का हो गया, भौतिक विज्ञान वालों का, और ये आपका केमिस्ट्री वालों का हो गया। A B C, यहाँ सॉरी वो पिछली बार की तरह नाम नहीं है, इस बार समाचार पत्र है। A समाचार पत्र, B समाचार पत्र और C समाचार पत्र। ठीक है, समाचार पत्र ले लीजिए। तो इसमें क्या कहा गया कि तीनों पढ़ने वाले पहले लोगों की संख्या देखिए। परिवार 2% लोग जो है वो तीनों पढ़ते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। फिर A और B दोनों पढ़ने वाले, A और B समाचार B, A 20 है, A 40 है, सॉरी A 40 है, B जो है वो 20 है और C जो है वो 10 है। 5% A और B पढ़ते हैं, 5% A और B पढ़ते हैं, तो 2 ही हो गया, तो 3 ही हो गया। और A और C में आ जाए तो B और C में 3% है, तो 2 आ गया, तो यहाँ 1 आ जाएगा। A और B का जो है, A और C 4% पढ़ते हैं, 4 में से 2 गया तो 2% हो गया। A में टोटल पढ़ने वाले लोग हैं 40%, 40% में से 3 2 2 7 गया तो अंदर बच गया 33। 33% जो है वो A पढ़ते हैं, केवल A पढ़ते हैं। B पढ़ने वाले कितने हुए? B हुए आपके 40% और B 20% है, तो 20 है तो 3 2 5 और 1 6 गया। 20 में से 6 गया तो 14, 14 बचा B का। C का बचा आपके पास, C में 10% लोग देख रहे थे C को, 10% थे, 10 में से 2 2 4 और 1 5 गया, तो 5% बच गया। अब आपसे पूछा है कि जो केवल A पढ़ते हो, केवल A पढ़ते हो ऐसे लोगों की संख्या है 33%। 33%। अब 33 को परसेंट निकालने के लिए 33/100, और पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या है 10,000, 10,000 का 33%, ये कैंसिल, तो ये आपके आ गए भाई 3300। ये 3300 आपका आंसर हो गया। लीजिए फाइनल हो गया, तो ये आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। 175 विद्यार्थी हैं और 100 विद्यार्थी भौतिक, रसायन, गणित, वही क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है। 3 बॉक्स पर 3 गोले बनाइए, एक ये गणित का हो गया, ये मैथ्स का, फिजिक्स का हो गया, और ये केमिस्ट्री का हो गया। कॉमन वाले विद्यार्थी कितने? 18 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने तीनों ले रखा है, तो ये 18 हो गए। और मैथ्स और ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स वाले कितने हैं भाई? गणित और भौतिकी वाले 30 है, 30 में से 18 हो चुके, तो 12 ये बच गए। और गणित और रसायन वाले 28 है, गणित और रसायन, ये गणित और ये रसायन वाले 28 है, 28 में से 18 गए तो 10 ये बच गए। और टोटल गणित वाले हैं कितने? गणित वाले 100 हैं, 100 में से 12 18 और 10 40 गए, तो 40 गए तो ये 60 बच गए। और भौतिक विज्ञान वाले टोटल कितने थे? 70 थे, 70 में से सॉरी BC का भी पहले कॉमन देखिए, ये था भौतिक और रसायन 23 है, 23 में से 18 जा चुके तो 5 बच गए, ये 5 देख लीजिए। 23 है, भौतिक और रसायन दोनों वाले जो लोग हैं वो 23 है, 23 में से 18 आ चुके तो 5 बच गए। अब 12 18 ये हो गया 30, 30 और 5 35 हो गए। और टोटल B वाले है कितने? 70 है, 70 में से 35 गया तो 35 बच गया। और अब रसायन वाले में आ जाइए, रसायन वाले टोटल कितने हैं? रसायन वाले 40 है, 40 है तो 40 में से 18 और 10 28, 28 और 5 33, 28 और 5 33, तो 7 ये बच गए। अब क्या पूछा है? केवल गणित वाले, केवल गणित वाले हैं भैया 60 लोग हैं केवल गणित वाले। और केवल भौतिक वाले चाहिए तो 35, खाली केमिस्ट्री वाले चाहिए तो 7, और एक सब्जेक्ट वाले, खाली एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले चाहिए तो 60 टोटल चाहिए, तो 60 35 + 7, तो फिलहाल तो केवल मैथ्स वाले चाहिए, तो आंसर हो गया 60। तो ये फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
ये कंप्लीट हो गया। देखिए लेक्चर वीडियो लंबा हुआ है, मैंने पहले ही आपसे कहा था, क्वेश्चन बहुत सारे हैं और करने भी चाहिए हमें एक साथ, क्योंकि अगर हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, बीच में तोड़ते रहें। एक साथ ही कम से कम 25 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन तो हम एक साथ करें ताकि समझें। लंबा लेक्चर है, आप टुकड़ों में देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है एक साथ देखने का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अभी भी इनमें कोई किंतु परंतु या कोई चीज़ ना समझ में आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।